हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखिए आयनन विभव या आयनन ऊर्जा, इसी को हम आयनन एंथैल्पी भी कहते हैं। इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, जब किसी भी यहाँ विलग जो लिखा है मतलब आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें से ऊर्जा और उसकी मात्रा का कोई वो ना मतलब उसमें कोई परिवर्तन, उसकी हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो जब उससे कोई कोष से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें ऊर्जा लगती है, उसे ही हम आयनन ऊर्जा और यह आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव कहते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु में मापते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा: किसी तत्व के विलग गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा उस तत्व का आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। आयनन ऊर्जा को आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल से प्रदर्शित करते हैं। आयनन ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो जूल प्रति मोल या किलो कैलोरी प्रति मोल में मापा जाता है। किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को प्रथम आयनन ऊर्जा तथा इसी प्रकार से दूसरे और तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्रमशः द्वितीय आयनन ऊर्जा व तृतीय आयनन ऊर्जा कहते हैं। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय आयनन ऊर्जा को क्रमशः प्रथम IE1, द्वितीय को IE2 और तृतीय को IE3 से प्रदर्शित करते हैं। तृतीय आयनन ऊर्जा का मान द्वितीय आयनन ऊर्जा के मान से अधिक होता है तथा द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान प्रथम आयनन ऊर्जा के मान से अधिक होता है। अतः IE1, IE2, IE3 इस तरह से उनकी ऊर्जा का मान होता है। सबसे अधिक इसमें तृतीय का होगा, फिर द्वितीय का, फिर प्रथम का। अब हम यहाँ देखते हैं आयनन ऊर्जा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, मतलब क्या बढ़ने पर आयनन ऊर्जा घटेगी और बढ़ेगी। तो यहाँ देखिए, पहला प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसको हम जेड इफेक्टिव से रिप्रेजेंट। यहाँ देखिए, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जब बढ़ेगा तो आयनन विभव का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब इसका कारण क्या है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने पर क्या होता है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन मध्य लगने वाले जो आकर्षण बल होते हैं उनका मान बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ देखिए, परमाणु का आकार ज़्यादा है, परमाणु का आकार बढ़ने पर आयनन विभव का मान बढ़ जाता है। और यहाँ देखिए, थर्ड कोश के उपकोषों में या सुपकोश नाभि के सबसे निकट होता है। हम लोग जानते हैं कि कोश या सुपकोश से दूर होता है। इस कारण से एक ही कोश के या उपकोष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये नाभि के पास होता है और PDF दूर होते हैं। एक ही कोश के कोषों से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा का घटता हुआ क्रम। तो देखिए, NS का सबसे अधिक ज़्यादा है, फिर NP का मतलब सबसे कम ऊर्जा NF से निकालने में लगेगी, क्योंकि यह नाभि से दूर होता है और यह सुपकोश नाभि के पास होता है। इसके बाद P कोश, इसके बाद D कोश और उसके बाद यह कोश। फिर यहाँ हम देखते हैं अर्धपूर्ण या पूर्ण रूप से भरे उपकोष। अर्धपूर्ण या पूर्ण रूप से भरे उपकोष अधिक अस्थायी होते हैं। इस कारण से इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिससे आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, अधिक होगा। अब यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन का प्रथम आयनन ऊर्जा का मान ऑक्सीजन के प्रथम आयनन ऊर्जा के मान से अधिक होता है, क्यों? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3। अब यहाँ ऑक्सीजन का देखते हैं 1s2 2s2 2p पे। तो नाइट्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p3 कोश में जा रहा है, कोश से निकलेगा, और जबकि ऑक्सीजन का जो है 2p4 कोश से निकलता है, इसलिए 2p3 जो है वो अर्धपूर्ण कोश भरा हुआ है, और जबकि 2p4 कोश अर्धपूर्ण कोश अपूर्ण है। इसलिए नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इससे नाइट्रोजन की प्रथम ऊर्जा का मान ऑक्सीजन की प्रथम ऊर्जा के मान से अधिक होगा। अब हम यहाँ आयनन ऊर्जा में आवर्तिता या क्रमिक परिवर्तन देखते हैं। तो यहाँ आवर्त में देखते हैं कि जब किसी हम आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो आयनन ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि किसी आवर्त में जब बाएं से दाएं जाती है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, जिससे परमाणु त्रिज्या उसकी घट जाती है, जिससे आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। लेकिन जब 1 में हम जाएंगे तो इसका मान घटेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि उसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है और प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि नहीं होती। इस कारण से किसी 1 में ऊपर से नीचे जाने के लिए परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है, जिससे बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन
नाभिक से दूर पहुँचा जाता है और उसके बाद कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण से वर्ग के ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। मैं यहाँ आयनन ऊर्जा या एंथैल्पी से संबंधित प्रमुख तथ्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ देखिए पहला क्या है, आवर्त सारणी में 4 धातुओं की आयनन ऊर्जा अपने आवर्तों में सबसे कम तथा आखिरी तत्वों की आयनन ऊर्जा अपने आवर्तों में सबसे अधिक होती है। यहाँ सेकंड देखते हैं, ज्ञात तत्वों में हीलियम की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है तथा सीजियम की आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है, जबकि फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। यहाँ हम देखते हैं जिन तत्वों की आयनन ऊर्जा बहुत कम होती है वे तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, अर्थात धन विद्युतीय तत्व होते हैं। और यहाँ चौथा पॉइंट देखते हैं कि जिन तत्वों की आयनन ऊर्जा अधिक होती है वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं और उन्हें हम ऋण विद्युतीय तत्व कहते हैं। इसमें केवल अक्रिय तत्व को छोड़कर अक्रिय तत्व को ऋणायन नहीं बनाते बल्कि उनके एस्टर से पूरे होते हैं। फिर अब यह देते हैं आवरणिक प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव किसे कहते हैं। तो देखिए संयोजिक कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको नाभिक द्वारा आकर्षित किया जाता है। इस प्रभाव को प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। संयोजिक कोश मतलब जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पिछले कोश के इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी आ जाती है। इस प्रभाव को हम आवरणीय या परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ने पर ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। अब हम यहाँ अगला टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ पे देखिए बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा जो निर्मुक्त होती है इसे हम इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ने पर होती थी और उसमें एंथैल्पी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कहते थे। और यहाँ पे जोड़ने के लिए किसी विलग गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मापन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु या किलो जूल प्रति मोल या किलो कैलोरी प्रति मोल में व्यक्त करते हैं। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में प्रथम इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसी प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरे और तीसरे इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर निर्मुक्त ऊर्जा को क्रमशः द्वितीय और तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुता को क्रमशः EA1, EA2, EA3 से प्रदर्शित करते हैं। एंथैल्पी परिवर्तन में निर्मुक्त ऊर्जा के लिए मान ऋणात्मक में, आवश्यक या अवशोषित ऊर्जा के लिए धनात्मक में व्यक्त करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो होता है सदैव धनात्मक होता है और प्रथम जो होता है वो ऋणात्मक होता है। इसका कारण क्या है कि जब संयोजित कोश से पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाता है तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है तथा जब उसके बाद संयोजित कोश से दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तब इलेक्ट्रॉन और ऋणायन के मध्य प्रतिकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए बाहर से ऊर्जा देना पड़ता है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन लब्धि या इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान होता है वो धनात्मक होता है। इसीलिए द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। अब यहाँ हम इलेक्ट्रॉन बंधुता में आवर्तिता या क्रमिक परिवर्तन देखते हैं क्या होता है। तो आवर्त में देखिए कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता जाता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर तत्वों की परमाणु की त्रिज्या घटती जाती है, जिसके कारण से तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता जाता है। फिर यह नोट देखते हैं, आखिरी तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य या धनात्मक होती है। क्या कारण है कि द्वितीय वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता सदैव धनात्मक होती है। यहाँ हम देखते हैं द्वितीय वर्ग के तत्व का जो बाह्यतम कोश होता है यह सबकोश पूर्णतः भरा होता है, जिसके कारण से उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जब जोड़ा जाता है तब वह इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के पी कोश में बढ़ता है, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण से द्वितीय वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक होती है। अब हम यहाँ देखते हैं वर्ग में, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती जाती है। फिर यहाँ कारण देखते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, घटती जाती है। अब यहाँ हम विद्युत ऋणात्मकता को देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। देखिए विद्युत ऋणात्मकता उसे कहते हैं किसी को
किसी भी अणु में जब कोई परमाणु द्वारा सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। और विद्युत ऋणात्मकता की कोई इकाई नहीं होती, मतलब कोई इसका मापक नहीं होता है। और सहसंयोजी अणु में जिस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है उधर साझे का युग्म इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है, मतलब उधर चला जाता है। और विद्युत ऋणात्मकता किसी अणु के परमाणु के लिए दिया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बंधुता एक विलय गैसीय परमाणु के लिए दिया जाता है। मैंने कहा था यह विद्युत ऋणात्मकता जब भी दी जाएगी तो परमाणु के लिए दिया जाएगा, और इलेक्ट्रॉन बंधुता विलग मतलब आइसोलेटेड परमाणु के लिए रहेगा। अब यहाँ हम देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता में आवर्तिता या क्रमिक परिवर्तन कि आवर्त में क्या होती है। जब देखिए आवर्त में हम बाएं से दाएं जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, जैसा कि हमने रिप्रेजेंट किया है। द्वितीय आवर्त के तत्व है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। तो यहाँ विद्युत ऋणात्मकता देखिए लिथियम का 1 है, बेरिलियम का 1.5, बोरान का 2, कार्बन का 2.5, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 3.5, फ्लोरीन का 4, नियान का 0। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए नियान का 0 इसलिए क्योंकि ये अक्रिय है, इसलिए इसकी विद्युत ऋणात्मकता 0 है। अब परेशान मत होइए क्यों यहाँ हमने 0 लिखा है। इस कारण से किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या घटती जाती है और जिससे विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, बढ़ती जाती है। क्या कारण है कि अक्रिय तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता 0 होती है। अक्रिय तत्वों के संयोजी कोष पूर्णतः भरे होते हैं, जिससे उनके परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता 0 होती है। अतः अक्रिय तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता 0 होती है। हम यहाँ देखते हैं वर्ग में, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता 0 होती है। कारण इसका देखिए किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है, जिसके कारण से तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है। फिर यहाँ नोट देखिए ज्ञात तत्वों में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की इसमें है 4 होती है, मतलब सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता इस फ्लोरीन की होती है अधिक। और इलेक्ट्रॉन बनता अगर पूछ ले तो हम फ्लोरीन का जानते हैं। अब यहाँ देखिए धन वित्तीय लक्षण इलेक्ट्रोपाजिटिव कैरेक्टर, ये तत्व जिनके परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं वे धन विद्युतीय लक्षण देते हैं। जिन तत्वों के परमाणुओं में अंतिम इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता अधिक होती है उनमें धन वित्तीय लक्षण अधिक होता है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, जिससे धातुओं में धन वित्तीय लक्षण पाया जाता है। अब यहाँ देखते हैं आवर्तिता, किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर धन विद्युतीय लक्षण घटता है तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धन वित्तीय लक्षण बढ़ता है। मतलब जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो धन वित्तीय लक्षण क्या है, घटेगा, और जब वर्ग में जाएंगे तो धन वित्तीय लक्षण बढ़ेगा। अब यहाँ देखते हैं ऋण विद्युतीय लक्षण इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। तो देखिए किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति को ऋण विद्युतीय लक्षण कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता जितनी अधिक होगी उसमें ऋण विद्युतीय लक्षण उतना ही अधिक होगा। अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति हो जाती है। अधातुओं में ऋण विद्युतीय लक्षण इसीलिए पाया जाता है। किसी आवर्त में देखिए बाएं से दाएं जाने पर ऋण विद्युतीय लक्षण क्या होता है, बढ़ता जाता है, तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ऋण विद्युतीय लक्षण घटता जाता है। आवर्त सारणी में हैलोजन तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है तथा क्षार धातु में प्रबल धन विद्युतीय तत्व है। ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ देखते हैं धात्विक और अधात्विक गुण, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। धातु का प्रमुख लक्षण इलेक्ट्रॉन त्याग कर धायनायन बनाना तथा अधातु का प्रमुख लक्षण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाना होता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर धात्विक लक्षण घटता है तथा धात्विक लक्षण बढ़ता जाता है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक लक्षण क्या होता है, बढ़ता है, और धात्विक लक्षण घटता है। आवर्त सारणी में एस ब्लॉक के तत्वों को हाइड्रोजन छोड़कर तथा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के सारे तत्व क्या हैं, धातु हैं। पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उधातु तीनों पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ तत्वों की ऑक्साइडों की प्रकृति हम देखें कि वो ऑक्साइड्स किस प्रकार, तो जो धातु होते हैं उनके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं क्योंकि ये जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। जैसा कि हमने यहाँ देखिए रिएक्शन दिया है कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड का, यहाँ देखिए हमने दिया है। तो ये क्रिया करके हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। धातुओं की ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं क्योंकि ये जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। जैसे CO2 जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल, SO3 और H2O जुड़ के
हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। अब यहाँ देखते हैं आवर्तिता में क्या होती है इनकी क्षारीय प्रकृति। तो देखिए किसी आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो इनकी ऑक्साइडों की जो क्षारीय प्रकृति होती है घटती है, लेकिन अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। जैसे आप देखिए यहाँ सोडियम प्रबल क्षारीय है, MgO क्षारीय केवल है, Al2O3 उभयधर्मी है, SiO2 अम्लीय है, P2O5 अम्लीय है और SO3 अम्लीय है, और लेकिन Cl2O7 अति प्रबल अम्लीय है। मतलब जब इधर से जाएंगे तो क्षारीयता गुण घटेगा और अम्लीय का गुण बढ़ेगा। ज्ञात धातुओं में ऑक्साइडों में सबसे अधिक Cl2O7 क्षारीय प्रबल अम्ल है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रबलता क्या होती है, बढ़ती, जबकि अम्लीय प्रबलता घट जाती है। मतलब जब वर्ग में आवर्त में जाएंगे तो बढ़ेगी अम्लीय प्रवृत्ति और जब वर्ग में जाएंगे तो घटेगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ इसका हम व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या ये है, देखिए जब किसी धातु की ऑक्साइडों में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बढ़ने पर उनकी अम्लीयता बढ़ती है। मतलब उनकी ऑक्सीजन परमाणु की जब संख्या बढ़ेगी तो उनकी अम्लीय प्रबलता भी बढ़ेगी। तो SO2 और SO3 में SO3 की अम्लीय प्रबलता SO2 से अधिक है, क्योंकि SO3 में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या अधिक है। मतलब ऐसा केसेस में अगर देखा जाएगा तो इस तरह से देखा जाएगा। और N2O3 और N2O5 में N2O की अम्लीय प्रबलता N2O3 से अधिक है। सबसे अधिक प्रबल अम्लीय ऑक्साइड जो है Cl2O7 है। कुछ धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, जैसे CO, N2O और NO। धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं तथा कुछ धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। धातु ऑक्साइड देखिए यहाँ Al2O3, SNO, SNO2, PbO, ZNO। ऑक्सीकारक व अपचायक गुण। किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर अपचायक गुण घटता है तथा तत्वों की ऑक्सीकारक गुण बढ़ता है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों के ऑक्सीकारक गुण घटते हैं तथा अपचायक गुणों में वृद्धि होती है। फिर हम यहाँ देखते हैं हाइड्राइडों की प्रकृति। तो देखिए हाइड्राइड मतलब कौन से हाइड्राइड बनाते हैं, जब किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं जाएंगे तो हाइड्राइड प्रकृति अम्लीय होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती है अम्लीय प्रकृति, और क्षारीय प्रकृति घटती है। तो वर्ग में जब जाएंगे तो हाइड्राइडों की अम्लीय प्रकृति घटेगी और लेकिन क्षारीय प्रबलता बढ़ती है। तो आज ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। एक्सरसाइज हम आप लोग को पोस्ट पे क्वेश्चन डाल देंगे, आप लोग हल करिएगा, जो नहीं आता उसको कमेंट करिएगा। आज ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।